नमस्कार, मेरा नाम है पथिक और हिंदी पंक्तियाँ की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में हमें मौका मिला गीत चतुर्वेदी सर के साथ उनकी नई किताब अधूरी चीज़ों के देवता के बारे में बातचीत करने का। तो इस वीडियो में उनसे और उनकी किताब से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं और उम्मीद है कि बातचीत पहल का ये नया वीडियो आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिंदी पंक्तियाँ के इस बातचीत सत्र में। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ जुड़े। हमें मौका मिल रहा है आपसे बातचीत करने का। और आज ख़ास तौर पे हम आपकी नई किताब अधूरी चीज़ों का देवता, उसके लिए हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसमें आपके जो विचार हैं, उसके बारे में आज बातचीत होगी। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और आज की ये बातचीत आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया सर, आपका स्वागत है शुक्रिया सर। आपका पथिक आपका बहुत शुक्रिया पथिक, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ ज्वाइन करके। जी सर, तो आज की बातचीत जो शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले यही है कि जब मैं कोई किताब हाथ में लेता हूँ, तो सबसे पहले मेरी आदतें ये है कि उसका जो कवर है, उसके पीछे क्या लिखा है, उसके शुरुआत के पन्नों में क्या है, उसे पढ़ना, उसके बारे में सोचना। और ये तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात हो गई कि सीधा आपसे बात करने का मौका भी मिल रहा है कि ये जो कवर के बारे में मेरे सवाल होते हैं, तो वह मैं आपसे सीधे ही पूछ सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मुझे जो पसंद आई, वो ये था कि अनीता गोपालन ने आपके लिए एक वाक्य कहा है कि गीत चतुर्वेदी एक दुर्लभ कवि है, हृदय के इतिहासकार और आत्मा के पुरातत्ववेत्ता। ये अद्भुत वाक्य लगा मुझे। और आपका जिस तरीके का लेखन है, जिस तरीके से आपसे सीखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल ही ये शब्द जो है उसका मायना बिल्कुल ही सही लगता है। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि यहाँ बहुत अ, किताब का जो अ, पी आखिरी पन्ना है, वहाँ पर लिखा है कि ये है कथेतर गद्य। जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये हुआ था कि ये किस प्रकार का जॉनर है? क्योंकि हिंदी में ये शब्द मैंने कम देखा है, तो मुझे एक थोड़ी क्यूरियोसिटी ज़्यादा हुई। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये समझाएँ कि ये किस प्रकार का है? जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन फिक्शन कहते हैं, उसको हिंदी में हम कथेतर गद्य कहते हैं। एक अनुवाद से आया हुआ शब्द है, पुराने ज़माने का शब्द नहीं है, बीच में कथ्य पारिभाषिक शब्दावली के तहत कुछ एक दशक पहले ही गढ़ा गया है संभवतः ये शब्द। जिस गद्य में फिक्शन ना हो, जो निबंध, संस्मरण, शायरी, रचनात्मक गद्य इन सब के आस-पास जाकर खड़ा हो, वो हर उस तरह का हर गद्य कथेतर गद्य कहलाता है, कथा से इतर, नॉन फिक्शन। तो ये गद्य जो है, चूँकि इसमें सब कुछ है, कुछ एक संस्मरण है, कुछ एक स्मृतियाँ हैं, कुछ निबंध हैं, कुछ जीवन की स्थितियों को देखने के बाद दर्ज की गई निरीक्षण की पंक्तियाँ हैं। इसी तरह और कुछ निबंध हैं, कुछ चिंतन परक निबंध हैं, कुछ डायरी का हिस्सा है, कथा कहीं नहीं है। कथा के रस का प्रयोग किया गया है, किंतु कपोल कल्पित या फिक्शन कहीं नहीं है इसमें। जो भी कुछ है वो सब कुछ उस चिंतन के दायरे से आता है, इसलिए कथेतर गद्य इसका दायरा यही जॉनर ये रखा गया है। जी सर। और आपने अभी जिस तरीके से कहा कि इसमें फ़िक्शन कुछ भी नहीं है, तो यही सवाल इस के एक आखिरी हिस्से में मैं बात करूँगा कि आपकी किताब की भी एक चैप्टर है कि आप क्यों लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? तो उसके संदर्भ में कुछ बातचीत है, वो मैं ज़रूर इस बात को आगे ले जाना चाहूँगा जब हम उसकी बात करेंगे। तो एक और जो सवाल है मेरा वो ये है कि आपकी किताब का कवर बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ये कवर जो आपने चुना और ये जो टाइटल है कि अधूरी चीज़ों का देवता, उसके साथ ये कैसे बैठेगा? तो इसके पीछे अगर कहानी है तो बताइए? हमारे मित्र हैं अनुराग वत्स, जो कि बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, और ये रुख पब्लिकेशंस है भी उन्हीं का। उन्हीं ने एक प्रयास
शुरू किया है रुख पब्लिकेशंस के माध्यम से, तो नई किताब के बारे में जब चर्चा हो रही थी और मैं उसके नाम, उसके कवर, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मेरे सामने नाम के 2-3 ऑप्शंस थे, इनमें से एक ऑप्शन ये भी था। तो उन्होंने एक साथ बहुत सारी तस्वीरें मुझे भेजी थी। वो अपनी तस्वीरों पे काम भी कर रहे थे, हम नई किताब के कवर पे बात भी कर रहे थे। इस तस्वीर को देख कर के मेरा मन इस पर अटक गया। मैंने कहा ये तस्वीर हम इस्तेमाल करेंगे। इस तस्वीर को अपनी किताब के कवर पर लगाएँगे, और वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में तो इसका किताब का शीर्षक बना हुआ था, अधूरी चीज़ों का देवता, और ये पूरी तस्वीर जो है अपने आप में उस पूरी अवधारणा को स्पष्ट करती है, अधूरेपन की उस अवधारणा को। इवन ये जो बोतल है, किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसमें ब्रश वगैरह अटकाया गया है, जैसा कि आमतौर पर पेंटर्स अटकाते हैं, वो आधी कटी हुई है बोतल। ये जो बड़ा डब्बा है, ये आधा बीच में से कटा हुआ है। इसमें जो अधूरापन है, वो एकदम से खिल के आ रहा है। तुरंत ये पहली, जिसे कहते हैं ना कि पहली नज़र में प्रेम हो जाना, वैसे ही ये तस्वीर पहली नज़र में दिल जीत लिया इस तस्वीर ने, और उसी समय ये तय हो गया कि मैं इसे अपनी किताब के कवर पे रखने वाला हूँ। उसके बाद फिर हमने इसको कवर डिज़ाइन किया, इसको आगे-पीछे इसी तस्वीर के हिसाब से हमने इस पूरी किताब की फिर कलर स्कीम तय की। कलर स्कीम तय करके, कवर डिज़ाइन करके, फिर ये फाइनल यूनिट के तौर पर सुंदरता से उभर कर के आ गया। जी, बिल्कुल सर, ये एक ये पूरी बहुत ही किताब के कॉन्सेप्ट को, पूरी पूरी किताब के कॉन्सेप्ट को। सर जी। और बहुत ही खूबसूरत सा कवर है और आकर्षक भी उतना ही है और जो थीम है वो भी देखने में उतनी ही खूबसूरत लगती है। और जी हाँ, एक अक्सर कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि कवर के पीछे भी कितनी मेहनत लगती है। तो उसके बारे में भी अगर सोचा जाए तो किताब के बारे में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट भी हो सकती है, तो मुझे बड़ी उत्सुकता रहती है जानने में कवर के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कवर के पीछे की आपकी कहानी जान के। कवर कई बार हमें बहुत अच्छी तरह से आकर्षित करते हैं, और कवर्स जो हैं, किताब के कवर, वो हमारी स्मृति में किसी किताब को दर्ज कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। orhan pamuk जो दुनिया के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, 2006 का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, तुर्की के लेखक हैं। उनकी नॉन फिक्शन कथेतर गद्य की उनकी किताब है अदर कलर्स। अदर कलर्स में एक छोटा-सा निबंध, एक 1.5 पेज का, उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि कौन-सी किताबों के कवर उनको याद हैं। उसमें क्या उन्होंने बात है! 7-8 किताबों के नाम भी गिनाए हैं। कवर की क्या ख़ासियत, छोटा-सा निबंध है वो, कवर की क्या ख़ासियत होनी चाहिए, और किताब का कवर, कई बार हम किताब को उसके कवर के कारण भी याद रखते हैं, नाम भूल जाते हैं। लेखक का नाम भूले, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। लेखक का नाम मैं भूल गया, किताब का नाम मैं भूल गया, लेकिन मुझे याद है कि उस किताब पर पीले रंग का एक फूल बना हुआ था, क्योंकि चित्र या डिज़ाइन हमारी स्मृति में लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए कई बार जो है कवर पे बहुत काम किया जाता है, कवर पे बहुत मेहनत की जाती है, तो उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि वो पाठक के, उपभोक्ता के, या उस प्रेक्षक के अवचेतन में गहरे तक धँस जाए। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल और ये बात तो तय है कि आपकी किताब का भी जो कवर है और इवन यही किताब नहीं, आपकी सारी किताबों के कवर कुछ ना कुछ तरीके से एक बहुत यादगार कवर्स है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है ये बात। थैंक यू, सर आगे थैंक बढ़ते हैं एक और ऐसी ही चीज़ जो मुझे नोटिस करना बहुत पसंद है कि हर एक बुक के जब शुरुआत के पन्नों में ये किताब किसके लिए है, डेडिकेट की जाती है। तो मेरी एक आदत है कि मुझे जो किताबें होती है उसमें ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि ये किताब किसके लिए है, किसे डेडिकेट की है। की और किताब आप है बाबूजी के लिए और उदयन वाजपेयी के लिए। तो आप ये बताइए कि ये दोनों जो आपने नाम लिए हैं, उनका आप पे क्या प्रभाव है? उनसे आपको कैसे प्रेरणा मिली? और आपने इनका नाम क्यों लिखा है? बापूजी यानी मेरे पिताजी, और मेरे जीवन को जो दिशा मिली है, शब्दों की दिशा, भाषा की दिशा, और भाषा के प्रति अनुराग और प्रेम की दिशा, ये मेरे पिताजी के कारण ही मुझे मिली। मेरे पिताजी खुद खुद भी लिखते थे, और वो
एक साथ कई भाषाओं में काम करते थे, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, फारसी और संस्कृत। ये सारी भाषाएँ उन्हें क्या आती थी। बात इनमें से है! कुछ भाषाएँ तो वो बाकायदा इनमें से कुछ भाषाएँ तो बाकायदा स्टूडेंट को पढ़ा चुके थे। उर्दू और फारसी को तो उन्होंने पढ़ाया भी है बच्चों को। मैं उनसे उतना नहीं सीख पाया, भाषाएँ पूरी तरह से नहीं सीख पाया, लेकिन भाषाओं से प्यार करने का जो जज़्बा है, जो भावना है, वो मेरे पिताजी से ही मुझ में आई है। और अभी अक्टूबर माह में कोरोना के कारण मेरे पिताजी का निधन। तो के बाद जब ये किताब वो हमेशा मुझसे पूछा करते थे कि तुम्हारी अगली किताब कौन-सी आ रही है, तुम्हारी नई किताब कौन-सी है? वो मेरी रचनात्मकता को लेकर के हमेशा उत्सुक रहते थे। कई बार मेरी चीज़ों को बार-बार पढ़ते थे, मुझे फ़ोन करके बताते भी थे कि मुझे ये अच्छा लगा और ये अच्छा नहीं लगा। यानी एक रचनात्मक संवाद उनसे बराबर बना रहता था। सितंबर, अगस्त में हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी नई किताब कौन-सी होगी। उस समय हमने उन्हें इस किताब के बारे में एक आइडिया दिया था कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ये करने के लिए सोच रहे हैं। उनका बड़ा मन था इसके निबंधों को पढ़ने का और अक्टूबर में उनका निधन हो गया कोविड के कारण। नवंबर में हमने ये किताब जब पूरी तरह से प्लान की, तो एक ही विकल्प था कि ये पिताजी को समर्पित हो किताब। तो पिताजी को ये किताब इस तरह से भी समर्पित है। पिताजी को पुरानी किताबें भी समर्पित है। मेरा पहला कविता संग्रह जो था, आलाप निगिरा, जो कि 2010 में आया था, वो भी पिताजी को समर्पित है। ये बाबूजी के साथ-साथ उदयन वाजपेयी जी को समर्पित है। उदयन वाजपेयी हिंदी के अप्रतिम कवि और गद्यकार हैं और भाषा को लेकर के चिंतन उन्होंने बहुत गहरे तक किया है। भाषा, साहित्य, समाज, सिनेमा, संगीत। इस किताब में जिन-जिन विषयों पर चर्चा की गई है, जिन-जिन विषयों पर बातचीत की गई है, उदयन वाजपेयी अपने जीवन में उन सब विषयों पर चर्चा करते रहे हैं, निबंध लिखते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं और एक लंबे समय तक समझें कि जब मैं टीनेजर था या 18-19 साल की उम्र का था, तब से मैं उनको पढ़ रहा हूँ और उनसे अ, प्रभावित रहा हूँ। तो एक ये भी मौका था कि उस प्रभाव का कुछ प्रतिदाय हम अपनी तरफ से इस किताब में एक जेस्चर भी दे सकें अपने एक सीनियर को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जॉनर में, रचनात्मक गद्य के इस जॉनर में लगाई है। एक तरह से ये उनको भी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। किताबें समर्पित मेरे साथ ऐसा है कि किताबों का समर्पण लगभग उस जॉनर के, उस चीज़ के आस-पास मैंने जिससे कुछ इंटरैक्ट किया है, जिससे कुछ चीज़ें पाई हैं, हौसला पाया है, मार्गदर्शन पाया है, प्यार पाया है, वो किताबें दरअसल उनको समर्पित होती हैं। जैसे अभी आपने अनीता गोपालन का ज़िक्र किया, हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, बैंगलोर में रहती हैं और मेरी अंग्रेज़ी अनुवादक भी वही हैं, ट्रांसलेटर हैं वो मेरी। उन्होंने मेरे रचनाओं के अंग्रेज़ी अनुवाद को दुनिया भर में पहुँचाया है। न्यूनतम मैं जो मेरा कविता संग्रह है वो अनीता गोपालन को समर्पित है, क्योंकि उस पूरे दौर में कविता को लेकर के जितनी गहरी चर्चा और ख़ासकर मेरी कविताओं को लेकर के 2012-13 से लेकर के 2016 तक मेरी कविताओं को लेकर सबसे अधिक गहन चर्चा अनीता गोपालन के साथ हुई। और लगभग उन्होंने कई जगहों पर, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य से जुड़ी हुई हैं, अनुवाद के कर्म से जुड़ी हुई हैं और एक आउटसाइडर के अप्रोच से चीज़ों को देख भी सकती हैं। इसलिए उनके जो कुछ सुझाव थे वो तो बहुत महत्वपूर्ण थे मेरे लिए। तो ये इस तरह जो एक रचनात्मक संवाद, भावनात्मक स्तर पर भी जहाँ बनता है, कहीं न कहीं समर्पण का भाव, आप ऐसा होता है ना कि कुछ न कुछ मेरी तरफ से, मैं एक शुद्ध लेखक हूँ, मैं एक साधारण लेखक हूँ, अपनी तरफ से क्या दे सकता हूँ? अपने शब्द दे सकता हूँ। तो मैं अपने शब्दों को अपने इन प्रिय आदरणीय लोगों को समर्पित करता हूँ। जी, बिल्कुल सर, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है और ये कितनी अच्छी बात है कि हम जिनसे भी हमारा एक ग्रैटिट्यूड जो होता है वो व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा ज़रिया रहता है इसका। तो
ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि ऐसे कौन से ऐसे समर्पण जो आपने पढ़े हैं किताब पर, ऐसे बुक डेडिकेशंस कि आपको जो याद रह गए हो या आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे हो, कि ये कुछ अलग है? तो अगर ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया हो तो ये बताइए? रोबेर्टो बोलानियो ने अपनी किताबों का समर्पण किया है। एक बार उनसे पूछा गया कि आप कहाँ के हैं? रोबेर्टो बोलानियो जो थे वो लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे और कम उम्र में ही उन्होंने बहुत नाम कमाया और कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। चिली देश के रहने वाले थे और बाद में मेक्सिको चले गए और उसके बाद में स्पेन जाकर के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो खैर रोबेर्टो बोलानियो से पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि कभी आप लैटिन अमेरिका, कभी मेक्सिको के उत्तरी हिस्से में, कभी अमेरिका और कभी यूरोप में आकर के रहते हैं। आपकी मातृभूमि क्या है? तो उन्होंने अपनी किताब के समर्पण पेज में एक जगह लिखा था, मेरे दोनों बच्चे मेरी मातृभूमि है। मेरी कोई बाकी जो सब कुछ है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरी मातृभूमि है। कुछ एक किताबें हैं जो मेरे साथ-साथ चलती हैं, वो मेरी मातृभूमि है। बाकी सब कुछ जो है स्मृति के पटल पर अंकित होने वाली चीज़ें। तो उन्होंने अपनी टू 2666 जो उनकी किताब है, वो अपने बच्चों को समर्पित की थी और उसका समर्पण इस तरह से किताब के अंदर तो उन्होंने सिर्फ लिखा था कि दोनों बच्चों के लिए, लेकिन उस समर्पण को इस तरह से अलग से जस्टिफाई किया था। ये मुझे याद आता है बहुत लंबे समय तक, हमेशा ही। और इसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है। आप कहाँ रहते हो दरअसल? जगहें, भूखंड, ज़मीन छूट जाती हैं, चली जाती हैं। आप अपने लोगों के दिल में रहते हो और उनका दिल ही आपका मदरलैंड है। आपके बच्चों का दिल, आपके आपके पेरेंट्स का दिल, आपके मित्रों का दिल, आप जिसको माने, वो दिल ही दरअसल आपकी मातृभूमि। ऐसे एक दूसरा समर्पण मुझे गाब्रिएल गार्सिया मार्केज़ का याद आता है। उन्होंने अपनी किताब 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड मर्सिडीज़ को समर्पित की है और 2 और किताबें उन्होंने मर्सिडीज़ अपनी पत्नी को समर्पित की है। तो इसके पीछे उन्होंने उनसे जब एक बार पूछा गया था, तो क्यों किया ऐसे? तो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखने में गार्सिया मार्केज़ ने 18 महीने लगाए। उस 18 महीने में वो कोई काम नहीं करते थे। अपने घर में ऊपर वाले कमरे में सुबह 7 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक लिखते रहते थे और नीचे आते थे 3 बजे के बाद, बैठ के म्यूज़िक सुना करते थे। कोई काम नहीं, कहीं से आजीविका का कोई स्रोत नहीं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी-धंधा छोड़ कर के बस उपन्यास लिखने में लगे हुए हैं और पत्नी से उन्होंने कहा था, "तुम सँभाल ले।" तो उन 18 महीनों तक पत्नी सँभालती रही। मार्केज़ को ये पता भी नहीं चला कि 18 महीनों में उसके सारे ज़ेवर बिक गए, घर का सारा फर्नीचर, बड़ा फर्नीचर बिक गया, जो भी कुछ वैल्यूएबल्स थे वो सब के सब बिक गए। और लास्ट में जब किताब की मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि जब तैयार हो गई और उसको कोलंबिया से स्पेन भेजना था, यानी लैटिन अमेरिका से यूरोप भेजना था, तो उसके लिए पोस्ट से भेजने के लिए काफ़ी एक बड़ा एनवेलप बनाना पड़ना पड़ा, टिकट पे, पोस्टेज पे काफ़ी खर्चा हुआ। वो खर्चा भी मार्केज़ के पास नहीं था। तो फिर उन्होंने मर्सिडीज़ यानी अपनी पत्नी का मुँह देखा, उनकी पत्नी ने एक और गहना निकाल के बेचा, उससे फिर पोस्ट उस पांडुलिपि को जो है यूरोप में पोस्ट किया गया। जब वो किताब छप के आई तो दरअसल वो 1 हफ्ते में ही इतनी अधिक बिक गई कि इसके बाद मार्केज़ को ज़िंदगी भर कभी किसी तरह की कोई तंगी, कोई कमी नहीं आई। लेकिन उन 18 महीनों में अगर मर्सिडीज़ ने उनका साथ नहीं दिया होता, तो शायद वो उपन्यास उस तरह से, उतनी तल्लीनता से, उतने क्या कहते हैं बेफ़िक्री के साथ वो नहीं लिख पाते। इसलिए उन्होंने मर्सिडीज़ को समर्पित किया था। दरअसल समर्पण के पीछे कहीं न कहीं वो एक भावनात्मक जुड़ाव ज़रूर होता है, क्योंकि लेखक के पास और कुछ नहीं होता देने के लिए। हम अपने प्रिय लेखकों को, हम अपने प्रिय दोस्तों को क्या देते हैं? बस एक कृतज्ञता देते हैं और वो कृतज्ञता इन्हीं शब्दों के माध्यम से ही दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो हमेशा जिन लेखकों ने अपनी कृतज्ञता भावनात्मक स्तर पर जाकर के दी, वो लेखक भी मुझे बहुत आकर्षित। जी, बिल्कुल सर। तो
जब आपने ये बात की कि हम जिसे भी समर्पित करते हैं ये किताब, उनके दिलों में हम ज़िंदा रहते हैं और वो दिल हमारे लिए मातृभूमि बन जाते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है और ये मुझे हमेशा अब याद रहेगी। मैं जब भी कब बुक डेडिकेशंस पढ़ूँगा, तो ये बात हमेशा मुझे याद आएगी कि ये एक मातृभूमि है, जिसमें लेखक बसता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, तो एक थोड़ा-सा अलग-सा एक विषय भी मुझे यहाँ पे याद आता है, कि जो हाँ, हाँ। आपने कहा उससे एक विलोम दिशा लेता है, एक अलग दिशा में जाता है, जो है चार्ल्स बुकोस्की। उनकी मैंने पहली किताब जब ली थी पोस्ट ऑफिस और जब उसे खोला, तो पहले पन्ने पे लिखा था टू नोबडी और ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार का व्यक्तित्व रहा होगा, ऐसी क्या बात रही होगी कि ऐसा लिखा और जब हम सोचने जाएँ तो वो किताब उनकी फ़िक्शनल ऑटोबायोग्राफ़ी भी है। तो ये कहीं न कहीं क्या ऐसा भी दिखाता है कि लेखक की मानसिकता क्या है या फिर वो एक मैसेज देना चाह रहे थे जो अपने ही जीवन का था। वो शायद उन्होंने वो एक पन्ने में लिख दिया। आपका क्या मानना है सर इस पे? लेखक ये तो है ना कि लेखक इन सब चीज़ों के ज़रिए कोई न कोई संदेश देना चाहता है, अपनी मानसिकता का चित्रण भी कर रहा होता है। वो व्यक्ति जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताना भी चाहता है, उसके बारे में छुपाना भी चाहता है। सबके साथ ये चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। कौस्की तो फिर भी चीज़ों को दूसरों के मुकाबले बिल्कुल उल्टी तरह से करने के लिए मशहूर भी थे, जी। चीज़ों को हमेशा दूसरों के मुकाबले उल्टी तरीके से करने को। लेकिन नोबडी जो है वो इंग्लिश में एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि सैमुअल बेकेट से लेकर के थॉमस बर्नहार्ड तक इन सब ने अपनी रचनाओं में, अपनी किताबों में, प्रूस्ट ने भी अपनी किताबों में, रचनाओं में नोबडी को जो है बहुत जी, इम्पोर्टेंस महत्व दिया है। क्योंकि वो नोबडी आई एम नोबडी तो वो दरअसल खुद को नोबडी मानने वाला, खुद को ज़ीरो मानने वाला, खुद को शून्य मानने वाली जो एक प्रवृत्ति है, जो कि एक बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक प्रवृत्ति है, उसके आस-पास भी जाकर के खट पड़े। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई बिल्कुल। नहीं हूँ और ये किताब कुछ नहीं को समर्पित है, ये किताब कोई नहीं को समर्पित है। तो ये जो पुराना एकदम बुद्ध का जो शून्य है कि क्या है सब कुछ शून्य है, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, उस नहीं को समर्पित, उस अनुपस्थिति को समर्पित, हम हर चीज़ को समर्पित कर क्या सकते बात है! जी, बिल्कुल और ये विचार कहीं न कहीं न्यूनतम मैं के लिए भी हम यही बात सोच सकते हैं, जिस तरीके से आपने अभी ये हैं। एक्सप्लेन किया कि मैं बिल्कुल शून्य नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, न्यूनतम उतना ही हूँ जितना दाल में नमक होता है स्वाद आने के लिए, मैं अपनी बातचीत में मैं के रूप में सिर्फ़ स्वाद पैदा करने के लिए मौजूद दाल है पूरी की पूरी, उसमें मेरा मैं, उसमें मेरा मेंशन, मेरा ज़िक्र नमक बराबर है। एक स्पर्श देने के लिए है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमारी स्थिति ऐसी ही है। संसार की दाल हमारे मैं के नमक से स्वादिष्ट बनती है और अगर मैं ज़्यादा हो जाए, तो वो दाल खराब हो जाएगी और अगर मैं एकदम से घटा दिया जाए, तो दाल फीकी हो जाएगी। इसलिए मैं की उपस्थिति वो न्यूनतम अंदाज़ में मिनिमल थोड़ा-सा स्वाद बराबर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर ये इनसाइट मुझे देने के लिए क्योंकि ये बात मैं हमेशा से करना चाहता था कि किसी ऐसे व्यक्ति से करूँ जिससे मुझे कुछ नया जानने मिले, सीखने मिले और आपने जिस तरीके से एक पर्सपेक्टिव दिया है, एक नज़रिया दिया मुझे कि कैसे नोबडी भी एक अलग डेडिकेशन हो सकता है। तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और अब सर बात करते हैं कि आपकी किताब में शुरुआत में ही आपने गालिब का एक शेर लिखा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं चाहूँगा कि वो आप शेर भी पढ़ें और वो शेर के पीछे की जो कहानी है वो भी आप मुझे बताएँ। गालिब का ये शेर ऐसे है, दिल को इज़हारे सुख़न अंदाज़ फ़तहुल बाब है। दिल को इज़हारे सुख़न अंदाज़ फ़तहुल बाब है, या सरीर ख़ामा
गैरज इस्तिका के दर नहीं। बहुत कठिन शेर है गालिब का, और गालिब ने इस शेर को अपने दीवान में शामिल नहीं। गालिब ने अपने जीते जी दीवान छपवाया था। 1841 में पहली बार उनका दीवान छपा था। जीते जी उन्होंने 4 बार अपना दीवान, एक ही दीवान 4 बार पुनर्प्रकाशित हुआ। 1862 में आखिरी संस्करण आया था, यानी चौथा संस्करण उसका आया था गालिब के जीवन काल में। और गालिब ने अपनी लिखाई का लगभग 20% हिस्सा अपने दीवान में शामिल किया था, बाकी शब्द बाहर छोड़। उर्दू वाला हिस्सा, फारसी वाला तो बिल्कुल अलग है। फारसी में तो उन्होंने और ज्यादा लिखा था। फारसी के लेखन को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे अपने, उर्दू वाले लेखन को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, जबकि बाद में उर्दू वाला लेखन ही उनका ज्यादा प्रचलित, ज्यादा मान्य हुआ। उनको भी धीरे धीरे बाद में ये बात समझ में आ गई थी कि उनकी उर्दू पोएट्री जो है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो कठिन दिखने वाले कुछ शेरों को उन्होंने बाहर रखा। अब कठिन दिखने के कारण बाहर रखा था या किस कारण बाहर रखा था, यह हम कभी नहीं जान सकते। ये एक शेर ऐसा है जो उन्होंने अपने दीवान में शामिल नहीं किया था, और इस शेर का मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। पता नहीं क्यों गालिब ने इसको शामिल नहीं किया। हम लोगों को इतना खूबसूरत लगता है ये। एक जीनियस पोएट की निशानी ये होती है कि जो चीज हमको खूबसूरत लग रही है वो उस जीनियस को छापने लायक भी नहीं लगी थी। यही देखो, हम लोगों के और जी, गालिब के बिल्कुल लेवल, सर। गालिब के लेवल में और हम लोगों के लेवल में यही अंतर है कि गालिब इस चीज को छपने लायक भी नहीं मान रहा है, और हम लोग इस पर फिदा हुए जा रहे हैं। देखिए, शेर ऐसा है कि दिल को इजहार सुखन अंदाज फतहुल बाब है, कि गालिब कह रहे हैं कि मेरे दिल को, मेरे लिए ये जो भाषा के जरिए खुद को अभिव्यक्त करना है, ये कैसे है? जैसे एक दरवाजा, बड़ा सा दरवाजा खुल रहा है किर्र की आवाज के साथ। फतहुल बाब, बाबुल फतह जो है ना, इस्लाम में बाबुल फतह काबे के दरवाजे को कहा जाता है। जब हजरत मोहम्मद वहां पहुंचे थे तो बाबुल फतह से ही वो काबे में घुसे थे। उससे मतलब द डोर ऑफ विक्ट्री, जीत का दरवाजा, वो उससे अंदर घुसे थे। तो इसकी बड़ी मान्यता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। बाबुल फतह बहुत बड़ा दरवाजा, सबसे बड़े दरवाजे के रूप में इसकी मान्यता है। गालिब कह रहे हैं मेरे लिए लिखना बाबुल फतह के खुलने की तरह है, कि जैसे बड़ा सा एक दरवाजा खुल रहा है, पूरी एक नई दुनिया मेरे सामने खुल रही है। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। लिखने की, लिखने का महत्व मेरे लिए इस तरह से है। और जो कागज पे मेरे चलने की चर 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 आवाज है, शरीर खामा, शरीर खामा, खामा मतलब कलम, पेन, शरीर मतलब कर की आवाज। गैर इस्तिकाक के दर नहीं, इस्तिकाक मतलब वो जो दरवाजा खुलते समय किर्र की आवाज होती है, क्रीकिंग साउंड होता है दरवाजे का। तो मेरे लिए कागज पर कलम चलने की आवाज बिल्कुल दरवाजे की खुलने की आवाज की तरह है। बहुत सिंपल सा। अब इस पूरे शेर को एक बार फिर से ध्यान से विजुलाइज करके देखते हैं कि काले अपने कागज पर कलम से लिख रहे हैं, ऐसी आवाज कर 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 आवाज आ रही है, और ये आवाज दरअसल एक नई दुनिया में खुलने वाले दरवाजे की आवाज, कलम की आवाज दरवाजे की आवाज में तब्दील हो जाए। कहाँ जाके सोच रहे हैं बात, कहाँ जाके वो इमेजिन करते हैं। सातवें आसमान के भी ऊपर कोई जगह है, अदम से भी परे कोई जगह है, गालिब वहां जाके बात कर। बहुत अच्छा लगा मुझे ये शेर, जब भी मैंने इसे पढ़ा। ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो गालिब ने अपने दीवान में शामिल नहीं किए थे, और बहुत सारी जगहों पर अब वो चूंकि बाद में अ, कालिदास गुप्त रज़ा ने भी बड़ा अच्छा संकलन बनाया था उनका। शमशुर रहमान फारूकी ने उनके कुछ अच्छे संकलन बनाए। इन लोगों ने नए सिरे से, नए पर्सपेक्टिव में उनको डिफाइन किया। तो ऐसे बहुत सारे, हाली से लेकर के फारूकी तक बहुत सारे शेर गालिब के मिलते हैं हमें, जो उन्होंने अपने दीवान में शामिल नहीं किए थे, लेकिन बहुत सुंदर है वो शेर।
ये एक नया हम जी, सभी लोगों बिल्कुल। के लिए है। ये गालिब हम सभी लोगों के लिए है। हम सभी लोगों के लिए वो दुनिया, वो दरवाज़ा खुलता है। जी सर। और कहीं न कहीं ये कितना दिखाता है कि उनको अपने आप में क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा बतौर एक लेखक, कि वो ये बात जब लिख देते हैं, तो कितनी ज़बरदस्त बात रही होगी। बहुत गालिब की यही तो सर अनापरस्ती है उनकी, अपना खुद के ऊपर इतना गहरा विश्वास। उनका एक शेर है, मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल पा रहा, मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल पा रहा, मेरी आहें आतिशी से बाल अनका जल गया। अब ये शेर में जल गया के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब इसको ध्यान से इसको पढ़ा जाए, सारे मीनिंग्स ढूंढे जाएं इसमें, तो समझ में आता है कि हाय हाय क्या बात कह रहे हैं गालिब, किस जगह पे जाके कह रहे हैं। मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल पा रहा। अब अदम, सातवें आसमान के ऊपर कोई एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल एक ऐसा कहें कि वैक्यूम है, निर्वात है, अदम। मैं उससे भी परे उड़ता हूँ, सातवें आसमान से भी परे हूँ। और अनका नाम का जो पक्षी है, जो कि एक काल्पनिक पक्षी है पूरे पर्शियन अरेबिक लिटरेचर में, उसके बारे में ये मान्यता है कि वो अदम से परे उड़ता है, वो उतनी ऊंचाई पे जाके उड़ता है। बोल रहा है, गालिब बोल रहे हैं, मैं उससे भी ऊंचा उड़ता हूँ और मेरा जीवन इतना परेशान है, इतना दुखी रहता हूं मैं कि मेरी आह से जो आग निकलती है, उससे अनका का जो है पंख जल जाएगा। क्या बात है! तो यहाँ जाकर के तो गालिब जो है वो ऐसे ऐसे ही नहीं, वो मतलब दुनिया के मास्टर पोएट हैं, दुनिया के सबसे बड़े कवियों में से एक हैं, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जो चीज है, खुद पे विश्वास, एक कवि के रूप में जो एक खुद के भीतर जो एक ईश्वरीय शक्ति, मानना खुद को एक रचयिता, मानना खुद को रचयिता के रूप में अपने आप पर विश्वास करना, ये उनमें है और ये गालिब से सीखी जा सकती है, जानी जा सकती जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने गालिब के बारे में इतनी बात के लिए। और यहाँ पर मैं ये भी ख़ास करके बताना चाहूँगा, जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो बातचीत देख रहे हैं, कि हम जो अभी बातें करेंगे गीत सर के साथ, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने किताब पढ़ी हो, तो ही आपको उसमें शायद समझ आए या आपको इंटरेस्ट लगे। लेकिन ये बातें कुछ ऐसी है जो गीत सर ने जो लिखा है, उसके पीछे के जो विचार है, उसके साथ-साथ जो कुछ अच्छे वाक्य हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि आप इसे सुनने के बाद किताब पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हो जाएँ, और अगर आपने किताब पढ़ी है, तो आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो अब हम कुछ इस प्रकार की बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, वो है बिल्लियाँ, और उसमें एक ऐसा है। हाँ, हाँ। वाक्य है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वो काफ़ी सोचने वाला वाक्य लगा कि ये सर ने क्यों लिखा है। तो मैं वही पूछना चाहूँगा कि आपने लिखा है सर कि अगर तुम संत हो, तो कभी न कभी किसी बिल्ली की मोहब्बत में पड़ जाओगे। इस तरीके का वाक्य आपने सुना था आपकी दादी से, और तो ये जो बात है, तो ये बिल्लियों के लिए किस प्रकार से है और एक संत के लिए भी किस प्रकार से है? तो ये बात सर बताइए। हमारी दादी हमको ना एक कहानी सुनाया करती थी बिल्लियों से जुड़ी हुई। वो कहानी जो है वो पैगंबर साहब के साथ जुड़ी हुई है। शायद उसमें ज़िक्र किया है मैंने उस कहानी का छोटे में, कि पैगंबर साहब एक एक बार कहीं थे, बैठे हुए थे, बड़ा-सा लबादा था उनका, तो लबादे के एक कोने पे आके एक बिल्ली, तो वो बिल्ली इतनी मासूम, इतनी प्यारी थी कि करुणा निधान, जो पैगंबर के दिल में तो बहुत करुणा थी, एक तरह के करुणा निधान थे वो। तो उन्होंने कहीं से ज़रूरी नहीं समझा कि उठते समय उस बिल्ली को झिंझोड़ के उठा दें। उन्हें लगा अगर मैं उठूँगा इस जगह से, अपना लबादा खींचूँगा तो बिल्ली की नींद टूट जाएगी। वो बिल्ली इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी मासूम सी बिल्ली, उन्होंने अपनी तलवार से
लबादे का उतना हिस्सा काट के छोड़ दिया और कटा हुआ लबादा उठा करके चल पड़े। वो बिल्ली उस लबादे के कटे हुए हिस्से को खोदते हैं। तो अगर तुम संत हो तो तुम बिल्ली की मासूमियत से जरूर प्रभावित हो। बिल्लियां प्यार के लिए अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। उनमें एक अलग किस्म की मासूमियत, अलग किस्म की शरारत, अलग किस्म का अलग किस्म का एक 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 सौंदर्य, ये सब कुछ बिल्लियों में शायद एक रहस्यात्मकता, बहुत पुराने ज़माने से उनके भीतर एक रहस्यात्मकता देखी जा रही है। और वो प्यार में क्या होता है? रहस्य होता है। आप कभी भी सामने वाले को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हो। और वो जो न समझने वाली फीलिंग है, न समझने वाला भाव आपको लगातार उत्सुक बनाए रखता है उस व्यक्ति के बारे में। प्यार के भीतर ये बिल्लीपना हमेशा बना रहता है। प्यार का बिल्लित्व है ये, वो बना रहता है। तो अगर तुम दिल के बहुत अच्छे हो, ये बिल्लित्व तुमको हमेशा लुभाएगा, क्योंकि उस बिल्लित्व को समझने की दिशा में तुम आगे बढ़ो। कुछ जगहों पे जो है बिल्ली को बड़ी नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। नॉर्स मिथोलॉजी में थॉर की पत्नी थी फ्रेया। फ्रेया जो थी वो जैसे हमारे यहाँ रति है, कामदेव की पत्नी रति का जिक्र है। जैसे कि सुमेरियन मिथोलॉजी में इश्तार है। ऐसे ही पेगन सभ्यताओं में काम शक्ति की देवियां हुआ करती थी, जिनमें नॉर्थ में फ्रेया थी। फ्रेया जो है वो बिल्लियों, एक ऐसे रथ पे चलती थी जिसे बिल्लियां की। ओह! ये अपने आप में एक बहुत सुंदर और अपने आप में बहुत रहस्यात्मक जी, वर्णन है। बिल्कुल। फ्रेया के रथ को बिल्लियां की। तो उनके यहाँ बिल्लियां जो हैं, और पूरी दुनिया में भी उस समय भी बिल्लियां जो हैं वो उस रहस्यमयी शक्ति की ड्राइवर या रहस्यमयी शक्ति को खींचने वाली के रूप में हर जगह चित्रांकित होती रही। उन पर इस तरह से दृष्टिपात किया गया। बाद के समय में बिल्लियों को थोड़ी सी नकारात्मकता से जोड़ दिया गया। वो नकारात्मकता भी, यदि तुम संत हो तो उस नकारात्मकता से भी अट्रैक्ट हो, उस नकारात्मकता को दूर करने भी जाओगे। क्योंकि अगर तुम चंदन के पेड़ हो, जी, बिल्कुल, सांप साँप। तुमसे अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अगर तुम संत हो तो किसी एक तरह की नकारात्मकता की बिल्ली तुम्हारे पास आएगी ही आएगी। अगर तुम गांधी हो तो दुनिया के तमाम घोड़े से तुम्हारे पीछे पड़े। ये 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 एक किस्म का जो है ये संबंध है हमारे भीतर की भलाई का और आसपास की नकारात्मकता का। एक बार इसी इजिप्शियन मिथोलॉजी में ही है एक वर्णन इस तरह का, देखो मैं उस देवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि वो देवी जो है उसको मुक्ति चाहिए होती है। तो वो एक पर्टिकुलर संत के पीछे पीछे चलने लगती है। वो संत उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चलती हो? कहती है, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। जब जब मेरे जैसे व्यक्तियों को जब जब मुक्ति चाहिए होती है, मुझे अपनी नकारात्मकता को नष्ट करना है, तो मैं एक सकारात्मक शक्ति के पीछे पीछे चलने लगूंगी, ताकि वो अपनी ऊर्जा से जो है मेरी नकारात्मकता का शमन कर दे, मुझे जो है शांत कर दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उस वाक्य के पीछे हैं कि अगर तुम बिल्ली हो, अगर तुम संत हो, तो बिल्ली की मोहब्बत में पड़ो। और बिल्ली हर तरह से, बिल्ली का अर्थ यहाँ पे लिया जा सकता है। जी, बिल्कुल सर। और जिस तरीके से एक निबंध में ये वाक्य था, उसी प्रकार से अगर इसी वाक्य को हम देखें तो एक और नया निबंध बन जाए, इतनी गहरी बात आपने कह दी यहाँ पे। तो ये कितना एक सोचने वाला हिस्सा है लेखन का कि जितना-जितना हम लिखते हैं उसके पीछे कितनी सारी ऐसी बातें होती है जो वाक्य को उस पुस्तक में वहाँ तक पहुँचा, उसके पहले आपका जो सफ़र रहा है वो कितना रहा है, वो दिखाती है कि हम एक वाक्य पे इतनी बात कर सकते हैं। तो सर हर बात, जी सर, जी सर। हाँ, खाली यहाँ पे इतना जोड़ दूं मैं कि हर वाक्य दरअसल एक नई चाबी होता है। हम सभी क्या हैं?
हम सब ने जीते जागते ताले हैं। हम इस संसार में तालों की तरह चल रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति आता है, वो अपने प्रेम की चाबी से हमें खोल देता है। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो अपनी घृणा की चाबी से हमारे भीतर की नकारात्मकता को खोल देता है। एक अपने प्यार की चाबी से सकारात्मकता को खोल देता है। हम लोगों को दरअसल भाषा खोलती है, चाहे वो शब्दों वाली भाषा हो, चाहे वो स्पर्श वाली भाषा हो, चाहे वो मौन वाली भाषा। तो हम ताले हैं, हमें भाषा खोलती है, भाषा की चाबी हमें खोलती बिल्कुल सर। और मुझे ठीक-ठीक से बिल्कुल याद नहीं, लेकिन ऐसा ही एक वाक्य इस किताब में भी है कि हमारे लिए भी इस तरीके से दरवाज़े का एक ज़ोर से खुलना जो है, वो हमारे लिए भी कितना ज़रूरी है, हमारे जो अंदर के दरवाज़े हैं उसके लिए। तो मैं एग्ज़ैक्ट वो है। कोट नहीं कर सकता, लेकिन वो वाक्य इस तरीके का एक है आपकी किताब में, वो मैंने पढ़ा था। तो सर नहीं, अब नहीं। आगे बढ़ते हैं जो दूसरा जो हिस्सा जो है उसके लिए। तो ये जो हुँ, हुँ। चैप्टर था भुजंग मेश्राम के बारे में, वो पढ़ के मुझे हाँ, तो हाँ। पर्सनली बहुत ही उसका एक प्रभाव रहा, और उसके बाद मैंने आपको भी फ़ोन किया था कि किस प्रकार से पहले मैं थोड़ी-सी हिचकिचाहट में था, और उसके बाद तुरंत ही मुझे लगा कि नहीं, मैं बात कर सकता हूँ, उसकी प्रेरणा मिली। तो उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो एक नया हिस्सा देखने को मिलता है, वो ये है कि जो आदिवासी साहित्य है, उसकी बहुत सारी चर्चा की गई है उस चैप्टर में। वहाँ पे ये बात भी की गई है कि वो किस प्रकार की एक जो आग थी उनमें भरी हुई थी। तो जी, ये जी। सारी बातों को सर ये जो साहित्य है और उन भुजंग मेश्राम का जो आपके साथ एक कनेक्शन जो था, उसके बारे में सर बताइए? हम लोग टीनेजर्स थे, 17 की उम्र रही होगी, कविता, कहानी ये सब छपने लगी थी और हम लोग बहुत एक्टिव लोग थे मुंबई में। प्रोग्राम्स करते थे, कॉलेज में प्रोग्राम करते थे, स्ट्रीट प्लेस करते थे, सड़कों पे निकल के नाटक करते थे, रंगमंच बाकायदा स्टेज वाला भी करते थे। तो आस-पास के जो लेखक हैं या दूसरे कलाकार हैं, उनसे जुड़ते भी रहते थे ताकि उनको हम अपने यहाँ प्रोग्राम में इनवाइट भी कर सकें। इसी सिलसिले में भुजंग मेश्राम से हमारा परिचय हुआ था। उसको हमने पढ़ा नहीं था, ठीक-ठाक से नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने किसी ने हमको रिकमेंड किया। किसने किया ये बिल्कुल नहीं याद है। कि ये जो है मराठी कविता का एक बहुत बड़ा नाम है। जाओ पास में ही रहते थे, हम लोग पहुँच गए उनसे मिलने के लिए, बहुत एक्सेसिबल थे। एक फ़ोन किया कि हम मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला शाम को इतने बजे आ जाना। हम पहुँच गए उनके घर पे। वो पूरा वर्णन मैंने उस निबंध में, उस संस्मरण में लिखा है। लेकिन भुजंग मेश्राम उस कद्दावर शख्सियत का नाम है मेरे जीवन में, जिसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उसने सबसे पहली चीज़ तो जो ये सिखाई थी कि अगर तुम ऊँचाई पे बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचाई पे बैठने वाले सारे लोग छोटे हैं। तुम ऊँचाई पे बैठ करके इतने ऊँचे तरीके से व्यवहार करो कि वो तुमको सच में ऊँचा मानने लगे। वो बहुत बड़े क जब हम उनसे मिले 18 साल की उम्र, वो शायद 36 या उससे ज़्यादा की उम्र का था और बहुत प्रसिद्ध था। पूरी ऐसे समझिए कि आदिवासी साहित्य के कारण न केवल मराठी में बल्कि मराठी से बाहर भी लगभग कई दूसरी भाषाओं में उसका नाम था। लेकिन उसके भीतर किसी किस्म का, देखो मैं उसके बारे में ना था करके बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने बिल्कुल शुरुआत से ही हम लोगों का रिश्ता ऐसा बना लिया था। पहली बार हम गए, हम लोगों ने आप करके बात की। दूसरी बार में तो सीधा तुम पे आ गया और तू पर आ गया। बोले हम लोग ऐसे बात नहीं करते, हम ऐसे बात करते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे वाला रिश्ता नहीं, बराबर ऐसे बाकायदा आमने-सामने वाला रिश्ता। वो कम्फर्ट उसने दिया। ये एक चीज़ जो उसी से सीखी है कि हम अपने आस-पास एक कम्फर्टेबल वातावरण बना सकते हैं, अपने से उन लोगों के लिए जो उम्र में हमसे छोटे हैं। एक ये वातावरण बनाया जा सकता है।
उसके पहले तक हमको इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमने तो बहुत सारे मास्टर्स को देखा था, बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखा था, और ऐसे प्रोफेसर्स को देखा था जो जाओ अगर उनसे मिलने के लिए और पैर ना पड़ो तो नाराज हो जाते थे कि ये देखो पता नहीं कैसे लड़के हैं, ये लोग पैर भी नहीं पड़ते हैं। वहीं पे सामने एक भुजंग मेश्राम था जो बाकायदा दोस्तों की तरह मिलता था, इतना बड़ा पोएट था। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, एक अच्छा कवि न केवल अपनी कविता से सिखाता है, बल्कि अपने व्यवहार से भी सिखाता है कि आपको कवि होने के साथ-साथ एक अच्छा मनुष्य भी बनना है। आप हँसी-मज़ाक करो, आप गाली-गलौज करो, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अच्छा मनुष्य बनने की एक बुनियादी शर्त ये है कि अपने आस-पास के सारे लोगों को अपने जितना मानो, एक समान आदर का भाव होना चाहिए। ये एक बात है। आदिवासी साहित्य तो ऐसा था कि उसी ज़माने में, उस समय मराठी में एक आकार ले रहा था। पुराने ज़माने में 1960s में जो है नामदेव ढसाल और इन लोगों नामदेव ढसाल, नारायण सुर्वे, इन लोगों के कारण दलित साहित्य ने एक आकार पाया। तो 80 के दशक में, 80 और 90 के दशक के बीच में आदिवासी साहित्य ने आकार पाना शुरू किया मराठी में, जिसमें भुजंग मेश्राम और वाहरू सोनवणे 2 कवि ऐसे थे जिन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला। क्योंकि ये आदिवासियों की समस्या या आदिवासियों की आवाज़ एक अलग किस्म की आवाज़, उनकी भाषा अलग है, उनके संस्कार अलग हैं, और शहराती चीज़ों ने उनकी संस्कृति को कहीं न कहीं प्रभावित भी किया है, उनकी इनके उनके जज़्बात को वैसी आवाज़ मुख्य धारा के साहित्य में मिल नहीं पाई कभी। शिक्षा वहाँ पहुँची, वो भी मुख्य धारा के साहित्य की शैली में अपना साहित्य रचने लगे। पहले भी रचते थे वो, लेकिन वो अपने लोक भाषा, लोक साहित्य की शैली में अपना साहित्य रच रहे थे। लेकिन जब से शिक्षा का प्रसार हुआ, वो भी इस तरह से अपनी बातें कहने लगे, और तब उन्होंने पाया कि उनकी लोक चेतना, उनकी जनजातीय चेतना और शहराती चेतना, दोनों के मिश्रण से एक तीसरी आवाज़ बन रही है, जो आवाज़ उनके यथार्थ को बताने में ज़्यादा मददगार है। ये साहित्य उस ज़माने में बनना शुरू हुआ था। आज भी मराठी में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हिंदी में भी इसकी कोशिश हुई है, कुछ अच्छे लोग हुए हैं, कुछ अच्छा लेखन हुआ है, लेकिन वो मज़बूती, स्वर की मज़बूती, आवाज़ की वो मज़बूती अभी तक इस तरफ नहीं आ पाई है, जो मुझे मराठी में दिखाई देती है। और उस आवाज़ ने जो है, हम लोगों को, ख़ासकर मैं और मेरा जो पूरा मित्र मंडल था मुंबई का, उस मित्र मंडल को बहुत गहरे तक न केवल प्रभावित किया, बल्कि मार्गदर्शन भी किया। मुझे मेश्राम की आवाज़ एक बहुत बड़ा कवि था, उसकी कविताएँ अनुवाद करना भी बहुत मुश्किल है। हम तो चाहते हैं, हमारे जो मुंबई में मित्र रहते हैं, संजय भिसे, जिन्होंने उनका उस ज़माने में भी अनुवाद किया था और अब भी उनके अनुवाद पर काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि भुजंग मिश्रा को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शहराती मराठी नहीं, वो आम मुंबईया, आम पुणेरी, आम नागपुरी, खानदेशी मराठी नहीं है वो। वो सब चीज़ों की खिचड़ी है, उसमें गोंडी भी है, उसमें आदिवासी भाषाओं के शब्द भी हैं, उसमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है गालिब वाली। तो सब मिला-जुला करके वो फ्लेवर लाना कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि भुजंग मेश्राम की कविताएँ, भुजंग मेश्राम की रचनाएँ हिंदी में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो जाएँ। मेरे ख्याल से 1-2 साल और लगेगा, इसमें वो आ जाएँगी। लेकिन वो एक ऐसी आवाज़ है जिससे पूरे भारत के लेखकों को परिचित होना चाहिए। इतना नए तरीके से लेखन किया है भुजंग मेश्राम। जी सर। और ये चैप्टर पढ़ते वक़्त तो मुझे भी इतनी उत्सुकता रही थी, और जो-जो नाम आपने लिखे हैं, स्पेशली जो भी पोएट्स हैं, जो भी साहित्यकार हैं, वो सबको मैंने अलग से एक नोट बना के रखा है कि सबके बारे में अलग से पढ़ा जा सकता है। तो एक जो रिकमेंडेशंस है, वो तो मिलते ही जाते हैं, जितना-जितना आपको पढ़ते हैं, उसके इतना एक बड़ा लिस्ट बनता जाता है जो रिकमेंडेशंस है उनके, कि इनके साथ-साथ इन्हें पढ़ा जा सकता है, इनके बारे में ज़्यादा जानने का मन होता है।
और किताब पढ़ते वक़्त 1-2 बार तो मैंने भी आपको मैसेज भी किया था कि आपने इसी चैप्टर में एक्चुअली किर्केगार्ड का मेंशन किया था, तो तब मैंने पहली बार उनके बारे में जाना। और ऐसे-ऐसे जो व्यक्तित्व रहे उनके बारे में जानने का बहुत ही एक ऐसा मौका मिल जाता है कि एक साथ सब कुछ साथ में मिले। तो ये एक अलग ही मज़ा है आपकी किताब को पढ़ने का कि एक किताब को पढ़ते वक़्त कितनी सारी बातें हैं, जिससे हम जान सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब एक आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी किताब 10 दूसरी किताबों के साथ एक अंतर संवाद कर रही होती है। जैसे हम काफ़्का की किताब पढ़ें, तो वो अपनी पूरी कलेवर में, अपने पूरे आकार में नीत्शे के साथ संवाद कर रही होती है, किर्केगार्ड के साथ संवाद कर रही होती है, वो दोस्तोयेवस्की के साथ संवाद कर रही होती है। इसी तरह अगर निर्मल वर्मा को पढ़ें हिंदी में, तो निर्मल वर्मा की किताबें मार्सेल प्रूस्त के साथ संवाद कर रही हैं, आंद्रे जीत के साथ संवाद कर रही हैं, सैमुअल बेकेट के साथ संवाद कर रही हैं। ये जो संवाद है हमको दिखता रहता है। हम एक लेखक के तौर पर या एक जिज्ञासु पाठक के तौर पर हमें उस संवाद को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग भी किताबों की दुनिया में ऐसे ही थे। उस ज़माने में, जिस ज़माने का ये संस्मरण है, किर्केगार्ड को मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। 18-1 की उम्र में भी किर्केगार्ड को पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने निर्मल वर्मा की किताबों में किर्केगार्ड के बारे में पढ़ा। निर्मल वर्मा से किर्केगार्ड के प्रति दिलचस्पी जगी, उसके बाद कृष्ण बलदेव ऐसी किताबों से किर्केगार्ड के प्रति दिलचस्पी जगी और उसके बाद मैंने पाया कि एक 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 अच्छे कवि को, एक 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 चिंतनशील लेखक को किर्केगार्ड, नीत्शे, दोस्तोयेवस्की, काफ़्का इन सब की सोहबत में रहना चाहिए। ये हमें जीवन को देखने के कुछ नए गलियारे बना कर के दे देते हैं। जी हाँ, तो मैं भी यही बात करने वाला था कि जिस तरीके के आपने बताए नाम और किस तरीके से आप पे उनका जो इन्फ्लुएंस रहा, आपसे जब बात हो रही थी, तो आपने भी यही चीज़ कही थी कि अब आप उस स्टेज पर है कि जहाँ पे आप भुजंग मेश्राम की जगह पे जो है वो है और हुँ, मैं जो हूँ अब वो उस स्टेज में हूँ कि आप जब सीख रहे थे वहाँ पे और अब आप भी उसी प्रकार से मुझे देखते हैं। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि कितनी सरलता है ये कि आपकी तरफ से जो जितना भी आप जितना सहज बना सके इस बातचीत को, जितना अच्छे से कनेक्ट कर सके, वो आप अपनी तरफ से उतना प्रयास रखते हैं, उतना जो एक हम्बल जो आपका नेचर है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैं वाक़ई में आपने जैसे कहा कि लेखन के साथ-साथ जो वर्तन है, उससे भी बहुत सीखा जा सकता है, तो ये बात तो मेरे ज़हन में से हमेशा रह जाएगी कि किस तरीके से आप आपने उस दिन मेरे साथ बात की थी। तो जी हाँ सर, तो ये चैप्टर के साथ मेरी भी एक अलग कहानी अब इसके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। जब-जब भी मैं इसे पढ़ूँगा तो आपकी ये जो बात है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जो तीसरा चैप्टर है, कारगिल के फूल। हाँ, तो हाँ, हाँ। इसमें बहुत सारा ऐसा मेंशन देखने को मिलता है कि संस्कृत साहित्य को आपने बहुत ही अच्छे से इसमें लिखा है और साथ-साथ में आपका जो प्रवास के तरफ, पर्यटन के तरफ जो आपका एक शौक शायद रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है इसमें। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बताइए कि आप किस तरीके से इन्हें पसंद करते हैं और किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं? एक ज़माने में तो मैं बहुत घूमता था। एक ज़माने में प्रवास, पर्यटन, यात्रा ये सब तो बहुत करता था मैं। उसके बाद में मानचित्र बदल गया, भूखंड बदल गया। पहले मैं धरती पर यात्रा करता था, धरती पर यहाँ से वहाँ जाता था। फिर धरती की जगह कागज़ ने ले ली, तो मैं कागज़ों के भीतर यात्रा करता हूँ। एक किताब से लेकर के दूसरी किताब से लेकर तीसरी किताब, किताबों के बीच यात्रा होने लगी। जीवन दरअसल एक यात्रा ही तो है। एक यात्रा क्या होती है? एक बिंदु से उठ करके दूसरे बिंदु तक जाना, दोनों के बीच की दूरी को तय करना एक यात्रा है।
जीवन पूरा एक यात्रा है, क्योंकि जन्म से शुरू करते हैं हम और मृत्यु तक पहुँचते हैं। जिस दिन पैदा हो जाए उसी दिन हमारा गंतव्य निर्धारित हो जाता है कि बेटा मरना है, एक दिन मरना है। तो मृत्यु तक पहुँचे, यात्रा। वही यात्रा अदल-बदल के तरह-तरह से हमारे भीतर, हमारी रचनाओं के भीतर दिखाई देती है। कारवी के फूल भी उसी यात्रा का ही परिणाम। और जैसे कि मैं तो कहता हूँ कि उस ज़माने में तो फिर भी धरती पर, भूखंड पर होती थी, अब कागज़ पे होती है। और पेरू देश के कवि थे लुइस अर्नांडिस, उनकी एक बहुत सुंदर कविता है, स्पेनिश से हिंदी अनुवाद किया था मैंने। और उस कविता की एक पंक्ति ये है सुंदर कि मैं यात्राएँ नहीं करता, और यात्रा अगर करता हूँ तो नक्शे पर उँगली से छू के यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। इस तरह की उनकी पंक्ति है। नक्शे को छू-छू के यात्रा करने वाली बात। तो उसी की तरह कागज़ को छू-छू के, पन्नों को छू-छू के, अंदर लिखी हुई इबारतों को छू-छू के की गई यात्रा मेरे लिए साहित्य है। कारवी के फूल उसमें एक पड़ाव है। संस्कृत के साथ एक गहरा रिश्ता इसलिए भी है क्योंकि संभवतः संसार के साहित्य में, संस्कृत का साहित्य, प्राचीन साहित्य में, संसार के तमाम प्राचीन साहित्य में, संस्कृत का साहित्य दरअसल वो साहित्य है जिसमें शायद सबसे ज़्यादा फूलों की चर्चा की गई। फूलों पे सबसे अधिक श्लोक संस्कृत में हैं, फूलों पर सबसे अधिक कवियों का व्यवहार संस्कृत में है। इसलिए जब कारवी के फूल देख कर के उस पर कुछ लिखने का मन हुआ, तो सबसे पहले मुझे कालिदास की याद आ गई। कालिदास ने फूलों को लेकर के इतना सुंदर लिखा है। और जैसे ही कालिदास की याद आई, मुझे हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद आ गई, क्योंकि 20वीं सदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत साहित्य को री-एक्सप्लोर, री-इन्वेंट किया तरह से हिंदी में। मेरे भीतर संस्कृत के प्रति प्रेम 3 लोगों के कारण आया। एक तो मेरे पिताजी के कारण, पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। दूसरे मेरी पत्नी भावना, जो भाषाओं की अच्छी जानकार है और संस्कृत साहित्य और खासकर मिथोलॉजी की जानकार है, तो उसके कारण संस्कृत से उसका एक गहरा रिश्ता है। उसने मुझे संस्कृत और मिथोलॉजी की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। और तीसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पिता, पत्नी और आचार्य, इन तीनों की प्रेरणा से मैं संस्कृत की तरफ मुड़ा, संस्कृत को जानने, संस्कृत को समझने की कोशिश। संस्कृत के साहित्य, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के कवि को संस्कृत साहित्य जानना बहुत ज़रूरी है, आज की तारीख में और भी इसलिए क्योंकि हिंदी की कविता में यदि कुछ नया करना है हमें, हिंदी के साहित्य में कुछ नया करना है, तो हमें संस्कृत की उस प्राचीन परंपरा से ज़रूर जुड़ना होगा। वहाँ से अपनी परंपरा से अपने कंटेंट को समझते हुए, आधुनिक डिज़ाइन का प्रयोग करते हुए एक नया साहित्य रचने के। कुछ इसलिए भी संस्कृत की तरफ है। कारवी के फूल में जो है वो कालिदास की रचनाओं के प्रति वो सम्मान है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली में लिखने का जो एक जो प्रभाव है मेरे ऊपर, उसका उसका साफ-साफ निदर्शन उसके अंदर है। तो वो एक रचना ऐसी है जो जिसको मैंने लिखते समय भी बहुत एन्जॉय किया था, क्योंकि वो एक ऐसी टेरिटरी थी लेखन के भीतर जहाँ पे उससे पहले मैं ठीक से प्रवेश मैंने नहीं किया था, लेकिन वो टेरिटरी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। कुछ ललित निबंध से मिलता-जुलता, ललित निबंध की एक पुरानी शैली हिंदी में हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन उतना उसका वैभव बचा नहीं रह गया जितना आचार्य प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय और विद्यानिवास मिश्र तक ललित निबंधों में काम होता था। मैं उसी को थोड़ा-सा री-इन्वेंट करना चाहता था, थोड़ा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। तो कारवी के फूल में मैंने वो कोशिश की थी।
संस्कृत और आधुनिकता को मिला करके जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश। बिल्कुल सर। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसमें सेम संस्कृत की जो लिटरेचर है, संस्कृत साहित्य है, उसका भी मैंने इसमें अलग एक लिस्ट जो है वो शुरू कर दिया। और मेरे लिए सबसे कमाल की बात तब आई जब आपने कालिदास के जो मेघदूत है उसका जो वर्णन किया है, जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ऐसे एक ऐसा जैसे रहस्य खुलने वाला एक चैप्टर होता है, वो था कि हमने बहुत सुना है मेघदूत के बारे में, पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब सब जानते हैं कि कालिदास है, उन्होंने मेघदूत लिखा, और फिर आपने उसे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वहां पर, तो वो एक यादगार रह गया मेरे लिए। तो ये दोनों बातें बहुत ही मैंने 2-3 बार उस चैप्टर को उस वक़्त पढ़ा था, जिस तरीके से वो जा रहा था तो ये बहुत ही ख़ास था मेरे लिए। और सर जी सर। कालिदास कालिदास की मेघदूत सबसे प्रसिद्ध रचना है और मेघदूत की कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन मेघ की अपने आप में बैकग्राउंड में एक कहानी है। कालिदास ने पूरा उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन परंपरा से अब कालिदास ने मेघ को कहीं से ऐसी तो उठा नहीं लिया है। मेघ की बाकायदा एक परंपरा है। 4 वंश के बादल होते हैं संस्कृत में, तरह के बादल होते हैं। पुष्कर, आवर्त, द्रोण और ये इस तरह के 4 बादल होते हैं और 49 तरह की हवाएं। इन सब के मिश्रण से बादल परिवर्तित हो जाते हैं। संस्कृत का जो प्राचीन साहित्य है, खास करके ऋग्वेद और अथर्ववेद में बादलों का भी बहुत सुंदर जिक्र है। तो मेघदूत के अलावा भी मेघ का एक इतिहास है और कालिदास ने कैसे 2 विशिष्ट युग के 2 विशिष्ट खानदान के बादलों का आपस में मिश्रण कर दिया था, पुष्कर और आवर्तक का, और तब एक नया कुछ उन्होंने बनाया। ऐसी एक अच्छा लेखक क्या करता है, तो अलग-अलग खानदान की चीज़ों को, तो अलग-अलग तरह की चीज़ों को आपस में मिला देता है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड केमिस्ट्री में, और हिंदी में कहते हैं यौगिक, और जिसको हम इस तरह से समझते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। ये अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जी। को मिलाया बाकायदा सही परिमाण में कि H2O, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन, तो पानी बनेगा। ठीक वही चीज तमाम रचनात्मकता पे लागू होती है। इतना परिमाण आप इस चीज का लीजिए और इतना परिमाण इस चीज का लीजिए और दोनों को मिला करके अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई तीसरी चीज डाल दोगे तो वो एक तीसरी चीज बन जाएगी। यही रचनात्मकता है, यौगिकता है। और कालिदास मेघदूत के माध्यम से ना इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अगर हम उतना उस तरफ जाकर के देखने की कोशिश करें तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, इनमें इतने कई सारे कोड वर्ड्स हैं, इतने कई सारे इशारे हैं जो एक कवि की बहुत मदद कर सकते हैं रचनात्मक होने में। जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ये जो बात लिखी और इस प्रकार का जो लेखन है उसको आपने ऐसे पॉइंट आउट करके बताया, क्योंकि ये अपने आप में एक नया विषय है स्टडी के लिए। इस पे कितना समय देना पड़ेगा, कितना साहित्य पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये बात समझ में आती है, और वो बात को आपने इस तरीके से किताब में रख दिया तो एक पढ़ने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो प्रोसेस है अगर उसे सोचने जाए तो अपने आप में इसका महत्व है जो बहुत बढ़ जाता है। और इसी के साथ-साथ सर आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरे खंड में आपने एक चैप्टर लिखा है प्रूस्ट का कोट, तो मैं चाहूँगा कि वो तो जो लोग हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें एक खास मेंशन आता है हेमिंग्वे की बिल्लियों का, उनके साथ का जो रिश्ता है वो कहानी का। तो मैं चाहता हूँ कि वो कहानी आप हमारे साथ शेयर करें, वो बताएँ। वो भी हेमिंग्वे की बिल्लियां, वो भी अपने आप में बहुत फेमस वो है, एक तरह का एनेक्डोट ही है कि हेमिंग्वे भी जो है अपनी बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। हेमिंग्वे बड़े एक अजीब चरित्र थे, कैरेक्टर थे हेमिंग्वे। अगर वो प्यार करने पे लग जाते थे तो खूब प्यार करते थे, और अगर वो किसी से नाराज हैं तो
तरह से नाराज भी रहते थे। तो जिंदगी को बेहद आवेग से जीते थे। हेमिंग्वे की बिल्लियां भी दरअसल कथा में कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है, बल्कि जीव के प्रति हेमिंग्वे के आवेग का ही दर्शन है एक तरह से। हेमिंग्वे ऐसे विचित्र आदमी थे कि एक बार क्यूबा में जब वो रहने लगे जाकर के, अपने घर के ऊपर ना एक बोर्ड लगा दिया कि मुझे जो कोई बॉक्सिंग में हरा देगा। बहुत अच्छे बॉक्सर थे वो, और रोज प्रैक्टिस करते थे और लगभग प्रोफेशनल बॉक्सर। अमेरिका में जब रहते थे तो बाकायदा प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी की थी कुछ समय के लिए। लेकिन क्यूबा में जाके रहने लगे एकदम फार्म हाउस में। फार्म हाउस भी नहीं कहना चाहिए, सी हाउस कहना चाहिए, एकदम समुद्र के तट के किनारे रहते थे। घर के ऊपर बोर्ड लगा दिया, जो कोई मुझको बॉक्सिंग में हरा देगा मैं उसको इतना इतना डॉलर इनाम में दूंगा। तो वहां से आसपास से जो भी गांव के लोग जाते थे थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते थे। कोई 5 सेकंड टिकता था, कोई 10 सेकंड टिकता था, कोई 20 सेकंड टिकता था। तो इसकी बड़ी चर्चा थी उस जमाने में कि हेमिंग्वे बॉक्सिंग में हराने चैलेंज कर रहे हैं। तो अमेरिका से उनका प्रकाशक वो क्यूबा पहुंचा हुआ था उनसे करार पे साइन कराने के लिए। उसने चैलेंज कर दिया, मैं हराऊंगा तुमको। 40 सेकंड टिका रहा वो। बाकी गांव वाले 20 सेकंड 15 सेकंड में गिर जा रहे थे, वो 40 सेकंड टिका रहा। लेकिन जब 40वें सेकंड में नॉकआउट हो गया, दम से उसको पंच पड़ा, तो 3 हफ्ते तक उसको एडमिट रखा गया था ओह! अस्पताल में। तो ऐसे विचित्र थे हेमिंग्वे, जो किसी भी सीमा तक कहीं भी कहीं जाते थे। एक बार जैसे कि ओल्ड मैन एंड सी है उनका, जो उनका सबसे मशहूर उपन्यास, और जी, जिस पर उनके नोबेल प्राइज की घोषणा भी हुई थी। उसके लिए उसमें जिस तरह की मछली का वो ज़िक्र करते हैं, हेमिंग्वे ने वैसी मछली खुद पकड़ी थी क्यूबा के समुद्र तट पर। उतनी लंबी एक पुरानी बहुत फ़ोटो है, अटलांटा मैगज़ीन में पुराने ज़माने में छपी थी। वो इतना एडवेंचर भी करते थे। तो ख़ैर, कहने का मतलब ये है कि वो जीवन के प्रति उनका जो प्रेम है, जीवन के आवेगों के प्रति उनका जो प्रेम है, वो हेमिंग्वे और उनकी बिल्लियाँ और हेमिंग्वे की मछलियाँ और हेमिंग्वे का बॉक्सिंग ग्लव और हेमिंग्वे का क्या कहते हैं उसको, अरे अ, बंदूक, हेमिंग्वे की बंदूक, ये सब जो प्रतीक हैं हेमिंग्वे के साथ जुड़े हुए हैं। बंदूक इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, दुनिया भर में तमाम अलग तरह की सफलता भी मिल गई, लेकिन नोबेल प्राइज़ मिलने के कुछ बरस बाद हेमिंग्वे ने अपनी बड़ी बंदूक यहाँ लगाई और अपने ही हाथ से ट्रिगर दबाया और गोली मार ली, यहाँ से गोली बाहर निकल गई, आत्महत्या कर ली उन्होंने। तो हेमिंग्वे की बंदूक भी अपने आप में एक प्रसिद्ध प्रतीक है, आवेगों का प्रतीक है। ये सब आवेग हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन पूरा आवेगों के आधार पर जिया, ज़्यादा सोच समझ करके नहीं। और उनका पूरा साहित्य भी इसीलिए बेहद आवेगात्मक साहित्य है। ओल्ड मैन एंड सी में एक बूढ़ा जो है वो समुद्र में फँसा हुआ है और उसकी जिजीविषा, जीने की उसकी जो ताकत है, ज़िंदा रहने की जो शक्ति है, कि आवेग का इतना खूबसूरत चित्रण तब तक के साहित्य में तो कहीं नहीं था, उसके बाद के साहित्य में भी कहीं नहीं है। थोड़ा बहुत वो अपना कौन है वो अपना, अरे लाइफ ऑफ पाई, जी। यान मार्टेल के उपन्यास में थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल यान मार्टेल, उसके उपन्यास में थोड़ा बहुत उसको छूने की कोशिश की गई है। जो मुझे जो मुझे उसके बहुत करीब और सफलतापूर्वक जाता हुआ करीब दिखा था। अदरवाइज़ जिजीविषा का ऐसा वर्णन, हाय हाय! कमाल की बात। तो सर इससे एक ऐसी बात आ रही है, एक ऐसा सवाल आ रहा है कि जैसे आपने प्रूस्ट का कोट बताया, हेमिंग्वे की इतनी सारी चीज़ें बताई, तो अगर हम गीत चतुर्वेदी नाम के साथ अगर ऐसा कुछ एसोसिएट करना चाहें, तो ऐसा क्या होगा सर? उसके बारे में बताइए? मैंने तो खुद कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह-तरह की टोपियों को इसके साथ जोड़ते हैं, तरह-तरह की टी-शर्ट्स को इसके साथ जोड़ते हैं। हमारे एक मित्र हैं विनोद विट्ठल, हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने तो एक एक कविता ही इस तरह की लिख दी थी, गीत चतुर्वेदी की टी-शर्ट से जुड़ी हुई। तो शायद कुछ ऐसा हो। और कुछ किताबें, मेरे पास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं रहे। ये सब तो इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर्सनैलिटी के इफ़ेक्ट्स हैं ये। जैसे हेमिंग्वे एक अमेरिकन
टिपिकल अमेरिकन कैरेक्टर थे, टिपिकल जो क्यूबा जाकर के रहे, और क्यूबा जो है वो कैरेबियन कंट्री है, और ये जो पूरा समुद्री इलाका है, ये जो समुद्री इलाके होते हैं ना, ये यहाँ की पर्सनैलिटीज अपने इफेक्ट्स के लिए भी बहुत जानी जाती है। इफेक्ट्स मतलब पर्सनैलिटी में जो एक बाहर से चीज जोड़ी गई है, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो पूरा जी, समुद्री उस पर है। तो कैप्टन जैक स्पैरो के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। उसका हैट जो है वो एक इफेक्ट है, उसकी जो मूछ और लंबी दाढ़ी है वो एक इफेक्ट है। तो ये पर्सनैलिटीज जो होती है अपने इफेक्ट्स पे बहुत काम करती है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में। हमारे यहाँ भी देखो, गोवा में देखो, आपको कोई आदमी सिंपल नहीं मिलेगा, किसी न किसी इफेक्ट के साथ मिलेगा। आप मुंबई में देखोगे ना, लोकल ट्रेन में लोग लटके हुए, एकदम सिंपल लटके हुए हैं, लेकिन वहीं पे गोवा में इफेक्ट्स, कलरफुल शर्ट पहनेंगे इफेक्ट, वो स्ट्रॉ वाली हैट पहनेंगे इफेक्ट। तो ये इफेक्ट्स जो है उन इलाकों में जरूर होते हैं। हेमिंग्वे जिन इलाकों में थे, वहां पे इफेक्ट का बड़ा रोल था। हम लोगों की तरफ छोटे बहुत, मेरे साथ थोड़ी बहुत यही एक आध चीज हो सकती है, बाकी आगे का जीवन पता नहीं। जी बिल्कुल सर, हम ज़रूर चाहेंगे कि इसके बारे में भी जब हम आगे के भविष्य में हम जब बात करेंगे तो आपकी और आपकी चीज़ों की भी कुछ इस प्रकार की बातें हो, कहानियाँ हो जो हम पढ़ें, जो जिसे हम याद रखें। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रकार की भी बातें हो। अ, इसके साथ-साथ सर आगे बढ़ते हैं कि तीसरे खंड में, आपकी किताब के तीसरे खंड में एक कहानी का ज़िक्र किया है आपने, जो है वेकफ़ील्ड की कहानी। और हम्म। वो मुझे बहुत सोचने पर उसने मजबूर किया था और बहुत सारा फिर मैंने उसे फिर से पढ़ा, वो कहानी को भी खोजने का प्रयास किया और उसके साथ-साथ फिर विचार भी बहुत चल रहे थे कि ये जो है कितनी गहरी बात रख रही है यहाँ पे। तो उसके साथ एक वाक्य मुझे याद आया, मुझे ये नहीं पता मैंने कहाँ पर पढ़ा था या किसने कहा था, तो क्रेडिट वो शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये कहीं पर पढ़ा था कि लौट कर तो बुद्धू घर आता है, जो कहावत है कि लौट के बुद्धू घर आए, पर बुद्ध घर नहीं आते। तो ये मुझे वाक्य भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प लगा था और जब ये कहानी पढ़ी, तो मुझे तुरंत ये याद आया कि ये जो लौटने की जो प्रक्रिया उसके ऊपर आपने लिखा है वहाँ पे, इस कहानी के संदर्भ में। तो ये वाक्य के बारे में भी सर आप कुछ बताइए कि आप इसे कैसे देखते हैं? और ये लौटने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लौटते हैं तो रूप बदल के लौटते हैं, लेकिन लौटते जरूर। जैसे कि मैं कहता हूँ, हर चीज एक यात्रा है। घर से जो निकला था वो सिद्धार्थ था, लेकिन जो वापस कुछ समय बाद घर आया था, वो बुद्ध थे। घर लौटे नहीं थे, वो गृहस्थ की तरह घर नहीं लौटे, जी, लेकिन घर आए जरूर। राहुल माता से मिलने के लिए, यशोधरा जी से हाँ। मिलने के लिए वो आए थे। और यशोधरा ने उनको भोजन कराया था, और जिस कमरे में बिठा के भोजन कराया था, वहां दोनों के बीच सिर्फ मौन था। दोनों के बीच कोई संवाद न हो पाया, और थोड़ी देर के बाद महाबुद्ध को, उस परम करुणा निधान बुद्ध को, यशोधरा का मौन सहन नहीं हुआ था, और वो उठ के बाहर चले गए थे कमरे से। तो ये इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है। वो आए थे, लेकिन पूरी तरह लौटे। लौटता तो हर कोई है, रूप बदल के लौटता है। सिकंदर अपने घर से निकलता है दुनिया को जीतने के लिए, लेकिन घर वापस पहुंचने से पहले मर जाता है। घर सिर्फ एक लाश लौटता तो है, बस रूप बदल के लौटता है। जो जीवित निकला वो मृत होकर के लौटता है, जो हरा निकला तो वो पीला होकर के लौटता है, जो छोटा सा निकला तो वो बहुत बड़ा होकर के लौटता है। तो शायद इसी को एक शाश्वत वापसी नीट्शे ने इन्हीं इसी से मिलती-जुलती चीज़ों को इटर्नल रिटर्न के रूप में देखने की कोशिश की है। हालाँकि वो फ़िलॉसफ़ी का एक अलग आयाम है। लेकिन मैं लौटने में विश्वास करता हूँ कि हम सब कहीं न कहीं, देखो, गालिब का ना इसी बात पे एक शेर है, और शेर भी क्या, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी गालिब ने कि
मैं इंतज़ार 1861-1862 के आस-पास उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने खुद को जो है इस पूरी शरीर के भीतर एक, जैसे कि सूफ़ी और दूसरे लोगों में एक प्रवृत्ति रही है, इसको एक पिंजरा कहने की और अंदर जो आत्मा है इसको परिंदा, चिड़िया कहने की, लगभग उसी अंदाज़ की वो चिट्ठी है कि मैं इस पूरे शहर के भीतर एक कैदी की तरह रहता हूँ और मुझे लौट कर के वहाँ जाना है। तो ये सब कुछ जो है ना एक अलग किस्म के मेटाफ़िज़िकल लेवल पर लौटना होता है। रही बात लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये कहीं न कहीं बुद्ध पे एक तरह का, पुराने ज़माने में बुद्ध पे बहुत प्रहार होते थे। बुद्ध पे बौद्धिक प्रहार बहुत ज़्यादा होते थे। तो बुद्धू शब्द ही दरअसल बुद्ध का मज़ाक उड़ाने के लिए बना था, वरना ओह! भाषा में बुद्धू जैसा कोई शब्द नहीं था। दरअसल जब बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, संबोधि प्राप्त कर ली, तो जहाँ जाते थे उनकी ज्ञान की चर्चा होती थी, उनकी करुणा की चर्चा होती थी और अलग-अलग तरह के तमाम लोग बुद्धिस्ट लोगों से, संघ के लोगों के साथ बौद्धिक बहसें किया करते थे। बुद्ध जो है, उनके पास ज़्यादातर इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हुआ करते थे। वो अपने उत्तरों से लोगों को संतुष्ट कर देते थे। संतुष्ट करते थे, इसी कारण उनका प्रभाव इतना अधिक फैला। तो बुद्ध अपने ज़माने के बेहद ज़हीन, बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह प्रतिष्ठित हो गए थे। तो जो व्यक्ति ज़हीन होने का, ब्रिलियंस का एक प्रतीक होता है, उसी प्रतीक को ध्वस्त किया जाता है जब मज़ाक में ये कहा जाता है, "क्यों भाई, खुद को तुम बहुत बड़े बुद्ध समझ रहे हो? तुमको ये चीज़ तो समझ में आएगी नहीं, तुम क्या खुद को बहुत बड़े बुद्ध समझ रहे हो?" यही बुद्ध धीरे-धीरे परिवर्तित होते-होते बुद्धू बन गया। तो बुद्ध मतलब बेहद ब्रिलियंट आदमी और बुद्धू मतलब एकदम डफ़र आदमी। तो एकदम उसके अपोज़िट, एकदम उसका निचला सिरा, जी। इस तरह से। तो लौट को बुद्धू घर को आए, ये कहावत भी जो पुराने ज़माने में बनी थी, वो लगभग इसीलिए बनी थी कि अगर लौट आए तो फिर क्या बुद्ध तुम, बुद्ध तो लौट आए, बुद्ध तो एक बार निकले तो निकल गए। ये जी इस सर। तरह से शायद बनी हो। जी सर, इसी के साथ जब आपने ये बात की कि लौटना हमेशा कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से होता तो ज़रूर है। तो ये मुझे वापस ले जाता है भुजंग मेश्राम के चैप्टर पे, और वहाँ पे भी एक ये बात है कि एक जो क्लोज़र होते हैं, वो शायद कभी-कभी पूरे नहीं होते, नहीं मिल पाते। तो इसको आप यहाँ पे कैसे कनेक्ट करोगे? यही तो अपूर्णता है ना, पूरे जीवन की अपूर्णता, पूरी किताब इसी थीम के आस-पास चलती है। यही अधूरापन है, कि जिसको हम कई बार पूरा मानते हैं, दरअसल होता वो अधूरा है। हम एक इस तरह से देखें कि एक व्यक्ति 1940 में पैदा हुआ और 1990 में वो मर गया। अब दूर से बैठ के देखो तो उसने तो अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है, 1940 से 1990, लेकिन क्या सच में ये पूरा है? क्या उसने समय पूरा जिया? 1940 से पहले भी एक विशाल समय है, सदियाँ हैं, 1990 के बाद में भी विशाल समय है, सदियाँ हैं। तो आप दरअसल बीच का एक हिस्सा जी रहे होते हैं, पूरा कभी नहीं जी रहे होते। यही अधूरापन है। हम बीच के अपने-अपने हिस्से को पूरा मान लेते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ मैंने एक पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया। लेकिन क्या सच में पूरा जीवन व्यतीत किया? नहीं, क्योंकि वो मुझसे पहले से थे और मैं उनके बाद तक हूँ। और मेरे साथ-साथ उन्होंने और भी घर परिवार के दूसरे बच्चों को अपना समय, अपना जीवन कुछ न कुछ दिया। ये अधूरापन कई सारे पहलुओं से परिभाषित होता है, सिर्फ़ एक पहलू से नहीं होता। तो ये लौटना जो है ना, ये क्योंकि हमारे भीतर अधूरेपन की भावना हो। देखो जीसस लौट के आए थे, जीसस लौट के आए थे, क्योंकि उनके भीतर एक कहीं न कहीं ये भावना थी, उनके अनुयायियों के भीतर कहीं न कहीं ये भावना थी कि बात पूरी कही नहीं गई। कुछ न कुछ ऐसा है जिसे वो कहने के लिए
इशारों में कहने के लिए आए हैं। प्यासा में गुरुदत्त लौट के आता है, जीसस वाले अंदाज में हाथ ऐसे करके खड़ा होता है गुरुदत्त, वो लौट करके आता है। कहते हैं कि बुद्ध लौट के आएंगे एक दिन, एक और बुद्ध आना है, मैत्रेय नाम का बुद्ध, वो नया बुद्ध होगा। शाक्य मुनि बुद्ध नहीं होंगे वो, लेकिन फिर भी वो बुद्ध होंगे। बुद्ध की वापसी होगी, बुद्ध लौट के आएंगे, कल की लौट के आएंगे, मेहदी आएंगे। तो ये जो आने वाला है, इंतजार है, यही तो हमारा विश्वास है, जीवन में हमारा विश्वास। लौटना दरअसल हम जीवन के प्रति हमारे विश्वास की ही बात है। हम जितना विश्वास करेंगे जीवन में, उतना लोगों के लौट आने की बात है, उतना उनमें ज्यादा शामिल होने की बात है। लौटना हमारे लिए जीवन में विश्वास की बात है। कितनी ज़बरदस्त बात कही हाँ, सर आपने। कितनी सरलता से आपने कह दिया, लेकिन इसके जब मायने देखे जाए तो यही है कि कितनी गहराई वाली बात है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आपने इस किताब में लिखी हुई है। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सोचने को मिलता है। और अब मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिस पे मुझे भी बहुत नया लगा था कि इस प्रकार की हिंदी किताबों में पढ़ने नहीं मिलता। और मेरा पसंदीदा विषय जो कह सकते हैं, जो मेरा एक बायस भी था कि ये मुझे बात ज़रूर करनी है आपसे, क्योंकि ख़ासकर मैं चाहता हूँ। तो ऐसा एक विषय है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो है सिनेमा। तो हाँ, हाँ, हाँ। मैंने अभी तक उतना तो एक्सप्लोर नहीं कर सका हूँ, लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों में मेरा ये रहा है कि मैं इंटरनेशनल सिनेमा को ज़्यादा देखूँ, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ूँ, ज़्यादा जानूँ। तो जब आपका वो चैप्टर मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक हिंदी की किताब में इतना सारा कुछ सिनेमा के ऊपर लिखा है, जो कि इंटरनेशनल सिनेमा है, उसके बारे में। और वहाँ पे फिर एक जो विचार है, जो आपने लिखा, वो विचार पे मैं पूरा 1 दिन उसी पे फिर आगे मैंने पढ़ा भी नहीं था, उसी विचार पर मैं अटका रहा था कि वो कुछ इस तरीके से था कि वाह! जितनी जल्दी निकलेगी, इसका अर्थ यही है कि कला अधिक गहराई तक नहीं पहुँच पाई। और हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ, आपने हुँ। और उसके बाद आपने पूरा उसका वर्णन भी किया है कि ये किस प्रकार का ख़्याल है। तो ये मेरे साथ एक बहुत ये जो ख़्याल है वो रह गया, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो इसके बारे में सर बताइए, और सिनेमा के बारे में बताइए? ये वाली ये वाली पंक्ति ऐसी है ना कि इसका अपना एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अगर बिना कॉन्टेक्स्ट में जाए भी हम इस पंक्ति की तरफ ध्यान दें, क्या थी वो? कि वाह! जितनी जल्दी लेगी, इसका मतलब है कि कला आपके भीतर ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुँची है। क्या होता है कई बार ऐसा कि अंदर तक जब पहुँचती है, तो उसके लिए टाइम लगता है, और फिर जो तब जो वाह निकलती है, वो शायद एक बिना आवाज़ की वाह हो, एक मौन वाह होती है, या कोई वाह नहीं, बस वो आपको टच कर गई है। जब आपको कोई चीज़ बहुत गहरे से टच करती है, तो आप अवाक हो जाते हैं। हिंदी में एक शब्द है अवाक, कि आपके पास जी, वाणी नहीं बची। वो कला का सबसे ऊँचा पैमाना होता है, कि वो अपने आस्वादक से वा आस्वादक की वाणी का अपहरण कर दे। वो उसको अवाक कर दे, अचंभित कर दे, अचंभे में डाल दे। आमतौर पर पॉपुलर किस्म की जो कलाएँ हैं, अ, मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई इस बात को ऑफेंड की तरह ले, क्योंकि कई बार लोग ले भी लेते हैं, लेकिन पॉपुलर किस्म की कलाएँ, पॉपुलर किस्म की पोएट्री, इनका अभीष्ट होता है कि तुरंत आपसे वाह निकलवा दिया जाए। एक जो बहुत व्यावसायिक किस्म का नॉवल होता है, व्यावसायिक किस्म की फ़िल्म होती है बॉलीवुड टाइप की, वो चाहती है कि उसका दर्शक रोने लग जाए। अगर उसकी दर्शक से टप-टप उसकी आँखों से टप-टप, टप-टप आँसू गिरा, मतलब उसकी रचना सफल हो गई। बड़ी कला कभी ये नहीं चाहती। बड़ी कला आपको रुलाने पे ज़ोर नहीं देती। बड़ी कला आपको हँसाने पे ज़ोर नहीं देगी। बड़ी कला आपको अवाक करने पे ज़ोर देगी। आप वाह नहीं बोल पाओगे। बड़ा अच्छा शेर सुनने के बाद, गालिब का शेर हम लोग पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, तो पहली बार में तो समझ में
समझ में मतलब वाह क्या निकलेगी साहब, पहले तो समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके अंदर तक जाते हो तो सिर्फ अरे बाप रे, इस हाइट से बात कर रहे थे गालिब, इस ऊंचाई से बात कर रहे थे गालिब। तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्ट है जो गालिब के पास, और वो तुरंत का तुरंत जो है वहां नहीं कर पाता। पॉपुलर शेर इसीलिए बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। गालिब के जमाने में भी बहुत दूसरे पॉपुलर शायर भी थे, आज 150-200 साल में नाम लेवा नहीं कोई। आज से 60 साल पहले जो लोग बहुत पॉपुलर किस्म की शायरी कर रहे थे, लेखन कर रहे थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं, क्योंकि वो अपने समय में वाह वाह पैदा करते हैं, लेकिन लंबे टिक नहीं पाते। लंबा कौन टिकता है? जिसके भीतर हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्ट होता है। फिल्म में भी, सिनेमा में भी यही है। कितनी सारी फिल्में उस जमाने में, आज ही हम लोग बात करें, याद करते हैं कि 1960 का साल था, कम से कम 50 फिल्में रिलीज हुई होंगी। कितनी फिल्में आज याद रहती हैं आपको? मुगले आजम, एक ले देखे, दिल अपना और प्रीत पराई ने फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में मुगले आजम को परास्त कर दिया था। गानों वाला शायद यही यही था, दिल अपना और प्रीत पराई नहीं, शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो भी है, लेकिन दूसरी फिल्मों का आप उस तरह से याद नहीं रख पाते, क्योंकि अगर निर्देशक ने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आर्ट को टच किया है, उस हाइट को टच किया है, तो चीजें अपने समय के साथ साथ आगे भविष्य में भी लंबे समय तक टिकी रहे। इसी तरह और भी दूसरा बड़ा आर्ट है, इसी तरह क्या कहते हैं, सत्यजीत राय का सिनेमा है, इसी जी। तरह कुरोसावा का सिनेमा है, इसी तरह एक बहुत बड़े फिल्मकार थे जिनको मैं निजी तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, जापानी फिल्मकार यासुजीरो ओजू, ओजू का जो सिनेमा है, यासुजीरो ओजू, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्ट तक पहुंचता है। वो तुरंत इनको पढ़ करके, तुरंत इनको देख करके आप तुरंत वाह नहीं कर पाए, और ये उनके लिए है भी नहीं जिनको तुरंत 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 वाह वाह करनी। ये शायद उनके लिए है जो थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हैं, जो गोता लगाना चाहते हैं, जिनको पता है कि असली मणि, असली रत्न, असली मूंगा समंदर की गहराइयों में मिलता है। ऊपर ऊपर तो जो होती है वो कई बार घास है। हम अपने अपने तरह से जीवन को जीते हैं, घास पाके हमको खुशी मिल गई तो हम घास पे खुश रहेंगे। कोई दूसरा ऐसा आता है जो कहता है मुझे घास नहीं चाहिए, मुझे मूंगा चाहिए, मूंगे के लिए वो डीप टाइप करता है। ये जो कला है, गेरीन, होसे लुइस गेरीन जैसी फिल्में हैं, हिनेर सलीम जैसी फिल्में हैं, ये फिल्में जो हैं गहराई में जाने वाले दर्शक को बुलाती। जी सर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये देखकर कि ये जो सिनेमा की बातें हो रही है, और सिनेमा किस प्रकार का जो आर्ट है, उसका जो यहाँ पे वर्णन है, वो आपने सही में इस किताब में किया। और मैं चाहता था कि इसके बारे में और पढूँ और देखूँ, तो ये उत्सुकता वो मुझे रह गई वो चैप्टर पढ़ने के साथ-साथ। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि इस प्रकार का जो लेखन है, वो मुझे यहाँ पढ़ने को मिला। तो पर्सनली मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ऐसे अटैच ज़्यादा हो पाया था मैं इससे। और इसके बाद सर एक सवाल है मेरे लिए, जो शायद हम इस बातचीत का एक आखिरी जो हिस्सा है उसकी तरफ भी हम अगर जाते हुए देखें, तो ये है कि आपने आपकी बुक में ये भी एक हिस्सा है जिसमें लिखा है कि किस प्रकार से एक किताब होती है, वो स्मृति, कल्पना, स्वप्न और यथार्थ को साथ लेकर चलती है। तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आपने जो एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया, वो लोग बिल्कुल ही पढ़ें इस किताब में। लेकिन उसका संदर्भ अगर लें हम आपकी यही किताब अधूरी चीज़ों का देवता, उसके लिए, तो उसके संदर्भ में यथार्थ, स्वप्न और स्मृति और कल्पना, वो किस प्रकार से आप उसे देखते हैं? वो 4 पहलू किस प्रकार से हैं? तो उसके बारे में बताइए सर। अरे वाह,
कितना सुंदर सवाल है। क्या मैं ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर करूँ ताकि अगर जिन्होंने किताब पढ़ी नहीं है तो वो इसे समझ सकें कि आम तौर हाँ, पर बिल्कुल, ऐसा कहा बिल्कुल। जाता है। हाँ, हाँ। आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको साहित्य रचना है, तो आप यथार्थ को लिखो, यथार्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यथार्थ। आम तौर पर ऐसा कहा जाता है। तो कई बार हम स्वप्न, स्मृति, कल्पना इन सब के महत्व को भूल जाते हैं। जबकि यथार्थ जितना ही महत्व इन सब का भी है, या शायद यथार्थ से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी किताब में, किसी भी रचना में यथार्थ के माध्यम से घुस नहीं सकते हैं। ये मैंने अपने लिए एक थ्योरी बनाई है और ये थ्योरी मैं बार-बार अपने सभी मित्रों के साथ, अपने पाठकों के साथ या छात्रों के साथ शेयर करता हूँ कि ये एक किताब है, ये साहित्य है। इस किताब में कहाँ-कहाँ से घुस सकते हैं हम? ऊपर से घुस सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है। इधर से घुस सकते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन खुला हुआ है, यहाँ से आप किताब खोल सकते हो। यहाँ पे तीसरी यहाँ से किताब खोल सकते हो। इस किताब को खोलने के 3 दरवाजे हैं, 1, 2, 3। ये जो चौथी साइड है, यहाँ से ये बंद है ये किताब। यहाँ से बंद है इसीलिए ये किताब कहलाती है, वरना ये कागज़ों का पुलिंदा कहलाती, कागज़ों का ढेर कहलाती। तो ये जो साइड है, ये है स्वप्न, ये जो साइड है, ये है स्मृति, ये जो साइड है नीचे वाली, ये है कल्पना। स्वप्न, स्मृति और कल्पना 3 दरवाजे हैं जिससे हम साहित्य में प्रवेश करते हैं और ये यथार्थ है, चौथा जो चौथी साइड है, जो कि बाइंडिंग है, जो कि जिल्द है, यही यथार्थ इन तीनों को होल्ड करके रखता है। यही यथार्थ इन तीनों को पकड़ करके रखता है कि स्वप्न जो होता है, वो चंचल होता है, कहीं भी जा सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप तो नींद में हो, कुछ भी देखोगे सपने में। कल्पना आपके कंट्रोल में नहीं होती, कहीं भी जा सकती है, लेकिन जाएगी बहुत सुंदर-सुंदर जगहों पे जाएगी, लेकिन कहीं भी जा सकती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती। यथार्थ उसको कंट्रोल कर सकता है। स्मृति कुछ भी याद करोगे आप, बचपन की जितनी बातें याद आ रही वो सब याद करोगे, लेकिन वो सारी बातें आप किताब में नहीं ला सकते हो। किस चीज़ से कंट्रोल होती है? यथार्थ से कंट्रोल। स्वप्न, स्मृति और कल्पना ये तीनों चीज़ें साहित्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यथार्थ भी ज़रूरी है, लेकिन यथार्थ से आप एंट्री नहीं लोगे, यथार्थ से आप कंट्रोल करोगे। तो मेरी किताब में यथार्थ की भूमिका यही है कि मैं स्मृतियों में भुजंग मेश्राम के पास जा रहा हूँ, स्मृतियों में जा रहा हूँ। कार्वी के फूलों के पास जा रहा हूँ, कल्पना में जा रहा हूँ और अपनी डायरी के पन्ने मैंने लिखे हैं, सपनों की तरह लिखे हैं। लेकिन इन सब को मैंने अपने यथार्थ से कंट्रोल रखा है। मैंने कहीं भी ये भूलने नहीं दिया है कि मैं 21st सेंचुरी में बैठ कर के ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ। मैं दरअसल इस पूरे यथार्थ से, इस पूरे समय से, अपने समय की कला की समस्याओं से परिचित हूँ। उस यथार्थ के सहारे मैं अपने स्वप्न, स्मृति और कल्पना को बाँध के रखना चाहता हूँ। किताब के भीतर भी मैं इसी तरह करता हूँ। जैसे बिल्लियाँ हैं, अपने आप में एक स्मृति है, लेकिन पूरा का पूरा यथार्थ से बंधी हुई स्मृति है। सारे कैरेक्टर्स यथार्थ के हैं, सारी घटनाएँ यथार्थ की हैं और जो जिस जगह पे वो पहुँचती है, वो जो बिल्लियों की कथा है, जिस जगह पे पहुँचती है कि एक सुपरस्टार अपनी कुछ हरकतें दिखा के, हम सबका दिल जीत करके शो मस्ट कैरी ऑन कहता हुआ बैकग्राउंड में चला जाता है। ये यथार्थ है, यही यथार्थ उस सपने का यथार्थ है। सपना हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर यथार्थ सपने को पकड़ के रखा हुआ है तो बताएगा उसको इतना अजीब दिशा में नहीं मुड़ना है, रियलिटी के प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े रहें। ये पूरी किताब कई जगह पे अजीब है, कई जगह पे वियर्ड है, लेकिन फिर भी रियलिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी है। स्वप्न, स्मृति, यथार्थ, स्वप्न, स्मृति और कल्पना इनके साथ यथार्थ यही रिश्ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने पहले तो कॉन्सेप्ट जो था वो आपने एक्सप्लेन किया और उसी के साथ-साथ ये जो किताब है,
वो कैसे इसे कनेक्ट करती है और उसके जो एक-एक चैप्टर था जैसे बिल्लिया या भुजंग मेश्राम उन दोनों के उदाहरण के साथ भी आपने समझाया कि ये कहाँ, किस दिशा में जाती है। तो मुझे हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के ये पूरा जो कनेक्शन आपके वाक्यों में रहता है कि जो आपने लिखा है, उसके पीछे भी बहुत सारे विचार हैं, उसके पीछे भी एक अलग प्रोसेस है और उसके बाद वो लिखे में हम पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक जो आपका अंदाज़ है यही इसीलिए इतना ज़्यादा निराला है, इसीलिए इतनी अ, चर्चा होती है उस पर, इतने जो गहन विचार है उस पे हम बात कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से अभी के लिए तो इतने सवाल जो है वो इनफ़ है क्योंकि समय जो है वो काफ़ी 12 हाँ, बजे के बिल्कुल। ऊपर जा रहा हाँ, है हाँ, तो हाँ, हाँ। तो मतलब जिस तरीके से आपसे बात हुई थी उससे तो काफ़ी एक्सटेंड भी हो गया समय तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा कि लिमिट काफ़ी एक्सटेंड हो गई और आपका समय एक्स्ट्रा ले लिया। बट वाक़ई में उस वक़्त पता भी नहीं चला कि किस तरीके से ये बातें जा रही है और इतनी जो विषय पे चर्चा हो रही थी, वो किस तरीके से जा रही थी, तो मुझे बहुत ही वो अच्छा लगा। बट आखिर में बस जी। यही पूछना चाहूँगा कि ये पूरी बातचीत के साथ-साथ अगर आपकी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें सर आप कि आपको कुछ ऐसी हो जो इस बातचीत में आप बताना मैं सिर्फ़ चाहें? मैं सिर्फ़ आप लोगों के प्रति एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग का जो काम है, हिंदी पंक्तियाँ का जो काम है, दीपक, आप पिछले दिनों मैंने एक छोटा-सा वीडियो भी बनाया था, कि जो एक अनबॉक्सिंग वीडियो। सिर्फ़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और हिंदी पंक्तियाँ के इस मंच को आप लोग और आगे तक ले जाइए और विस्तार कीजिए और स्प्रेड कीजिए। अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी स्मृति को नए-नए पंख लगाइए और यथार्थ की ज़मीन पे हमेशा टिके रहिए। हमेशा यथार्थ से अपने आप को बाँध के रखिए। ये बात मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाओं की तरह कहता हूँ। आप लोगों को बहुत प्यार, बहुत शुभकामनाएँ। बहुत धन्यवाद इस बातचीत बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अच्छा लगा।